Hello, dear students. As usual, I am Navneel God from Tagore School, Parvatsar, and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, as you know, we have completed the lesson number 2 of history part of this book. इस book का जो history का जो part है उसका second lesson हम complete कर चुके हैं and we have to स्टडी द थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट्स। ये जो थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट्स हैं जो कि लेसन की एक तरह से समरी होते हैं, सारांश होते हैं, इनको हमें स्टडी करना है। आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस इन माय लास्ट वीडियो। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे लास्ट वीडियो में, 1 फ्रॉम द ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड 1 फ्रॉम द ऑन योर ओवन। दीज 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग और ऑन योर ओवन वाले कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इस लेसन की जो मेन पॉइंट्स हैं, थिंग्स टू रिमेंबर, यानी याद रखने योग्य चीजें। इस लेसन में हमने जो स्टडी किया है एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल्सो, आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये अपना 15th वीडियो है इस लेसन से रिलेटेड, यानी कि काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने इस लेसन से रिलेटेड किए हैं, बनाए हैं, आपने देखे भी हैं। तो बहुत ही लंबा और ये लेसन रहा है और स्पेशली जब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकें, आप चीज़ों को केवल रीडिंग नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी हो, समझ में भी आए चीज़ें, और जो नए वर्ड्स आते हैं वो भी आपके समझ में आए। तो उस पैटर्न से अगर अपन चलते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वो रहता है। सो इट इज़ द 15th वीडियो ऑफ दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट द टूडेज वीडियो एंड द थिंग्स टू रिमेंबर। द फर्स्ट पॉइंट इज द पीरियड फ्रॉम अबाउट 5 lakhs BCE to 10,000 BCE इज नॉन एज द स्टोन एज। जब अपन बात करते हैं स्टोन एज यानी पाषाण युग की, ये पूरा लेसन एक्चुअली स्टोन एज पर ही है। तो अपन जब स्टोन एज की बात करते हैं, जो ऐसा युग था जो पत्थरों से सब कुछ वहां पर होता था, हर टूल उनका स्टोन से होता था, तो वो जो एज था वो स्टोन एज कहलाता है। तो स्टोन एज कौन सा टाइम होता कहलाता है, ये जो टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है, BCE का मतलब आपको बताया गया है कई बार, बिफोर कॉमन इरा, यानी ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसको BCE कहते हैं। तो ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पहले के समय से शुरू होकर ईसा के जन्म के 10,000 वर्ष पहले तक का जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है ये स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग भी कहते हैं हिंदी में इसको। सेकंड है द स्टोन एज, ये जो पाषाण युग था, पत्थरों का जो युग था, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, आगे फिर इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पाषाण युग को यानी स्टोन एज को फर्दर यानी आगे, डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, इसको 3 भागों में बांटा गया। पैलियोलिथिक यानी सबसे पुराना वाला, फिर मीजोलिथिक मिडल यानी बीच का, एंड नियोलिथिक न्यू यानी सबसे नया वाला एज यानी युग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। सबसे पुराना वाला, बीच का और सबसे नया वाला, इसको स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन द ओल्ड स्टोन एज, ये जो ओल्ड स्टोन एज है यानी सबसे पुराना वाला जो स्टोन एज है, जिसको पैलियोलिथिक भी कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज कह दें हम, भले ही पैलियोलिथिक कह दें। इन द ओल्ड स्टोन एज, पूर्व पाषाण युग, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, ह्यूमंस वर हंटर्स गैदरर्स, इस जमाने में जो मनुष्य था वो शिकारी और संग्राहक था, यानी चीजों को इकट्ठा करता था और शिकार करता था। हु लिव्ड इन केव्स, जो गुफाओं में रहता था, रॉक शेल्टर्स यानी चट्टानों की ओट में या उसके आश्रय में रहता था, एंड वोर क्लोथ्स मेड ऑफ ट्री बार्क्स, और पहनता था कपड़े ट्री बार्क्स यानी पेड़ों की छाल के बने हुए,
एंड एनिमल स्किन्स और जानवरों की खाल के बने हुए। एनिमल स्किन्स और ट्री बार्क्स की से बने हुए जो क्लॉथ्स थे वो पहनता था ओल्ड स्टोन एज में। द मिडिल स्टोन एज यानी बीच वाला जो स्टोन एज था, जिसको मीजोलिथिक भी कहा गया, सा द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड, जो सुधरे हुई चीजों के विकास को मध्य पाषाण युग यानी कि मीजोलिथिक एज ने देखा है, यानी उस समय में इनका विकास हुआ। स्मॉलर स्टोन टूल्स यानी जो स्टोन के जो टूल्स यानी पत्थरों के जो औजार थे, जो कि ओल्ड स्टोन एज में काफी बड़े होते थे, काफी रफ होते थे, वो थोड़े डेवलप हुए टूल्स, स्मॉलर हो गए यानी पहले से वो छोटे हो गए, छोटे औजार हो गए अब। द माइक्रोलिथ्स, जिनको माइक्रोलिथ्स कहा गया, पत्थरों के जो टूल्स बनते थे, जो स्टोन टूल्स बनते थे, वो ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज में काफी बड़े होते थे, भारी होते थे और रफ होते थे, लेकिन मीजोलिथिक में आकर के वो थोड़े छोटे हो गए, कम भारी हो गए, तो आसानी से उनको यूज कर सकते थे। तो ये माइक्रोलिथ्स इनको कहा गया, ऐसे छोटे स्टोन टूल्स को। केव एंड रॉक पेंटिंग्स, गुफाओं पर और रॉक यानी कि चट्टानों पर, उनकी दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनाने का काम है वो केव एंड रॉक पेंटिंग्स कहलाता है। फ्रॉम द स्टोन एज, पाषाण युग से, हैव बीन फाउंड, ये पाया गया है, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, गुफाओं में और चट्टानों पर चित्रकारी का ये जो काम है दुनिया के कई हिस्सों में पाया गया है। नंबर 6, ह्यूमंस टुक अप फार्मिंग, मनुष्य ने शुरू किया फार्मिंग यानी खेती, एंड हर्डिंग यानी और पशुपालन, चराना पशुओं को, इन द नियोलिथिक एज, ये काम मनुष्य ने नियोलिथिक एज यानी सबसे लास्ट का जो था स्टोन टूल्स, स्टोन एज जो था सबसे लास्ट वाला यानी सबसे नया वाला, लास्ट वाला मतलब सबसे जो विकास का अंतिम छोर था, वो नियोलिथिक एज में फार्मिंग शुरू की मनुष्य ने, यानी खेती शुरू की, और हर्डिंग यानी पशुपालन शुरू किया। नियोलिथिक एज एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 8000 BCE टू 4000 BCE। नियोलिथिक एज का यानी कि नवपाषाण युग का जो विस्तार है वो ईसा के जन्म के 8000 वर्षों से लेकर के ईसा के जन्म के 4000 वर्ष पूर्व तक, यानी 4000 वर्षों का ये इतिहास माना जाता है। द अर्थ बिकम वार्मर, धरती धीरे धीरे गर्म हुई, पहले बहुत ठंडी रहती थी, आइस एज भी कहते हैं, यानी उस जमाने में एकदम पैलियोलिथिक जमाने में तो बर्फ जमी रहती थी दुनिया के कई हिस्सों में। धीरे धीरे धरती गर्म हुई, द अर्थ बिकेम वार्मर, धरती धीरे धीरे वार्मर यानी पहले से गर्म हुई। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के समय यानी कि नवपाषाण युग के समय, इनकरेजिंग द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ ट्रीज, इसके कारण से बढ़ोतरी हुई किसमें, ग्रोथ यानी वृद्धि में, और स्प्रेड यानी फैलाव में, ऑफ ट्रीज, पेड़ों की वृद्धि और उनके फैलाव में इसको उत्साहवर्धन किया, यानी इसने बढ़ाया। किस चीज ने, धरती जब गर्म हुई तो पेड़ों का विस्तार हुआ, पेड़ों की स्प्रेडिंग हुई यानी फैलाव भी हुआ और इनकी ग्रोथ भी हुई। प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी 3 चीजों का हुआ, ट्रीज का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, इनका फैलाव भी हुआ और इनकी ग्रोथ भी हुई, क्योंकि धरती धीरे धीरे वार्मर हो गई, गर्म हो गई। इन दिस एज, ये जो नियोलिथिक एज की बात चल रही है, इन दिस एज पीपल ग्रेजुअली गेव अप हंटिंग, इस युग में मनुष्य ने धीरे धीरे छोड़ दिया, गेव अप यानी छोड़ दिया, हंटिंग, गैदरिंग यानी शिकार करने का काम और चीजों को इकट्ठा करने का काम, हंटिंग गैदरिंग को छोड़ दिया धीरे धीरे, एंड टुक अप और यूज में लेने लगे, उपयोग लेने लगे, फार्मिंग एंड हर्डिंग, खेती और पशुपालन, ये उन्होंने शुरू कर दिया एज देयर मेन ऑक्यूपेशन, उनके मुख्य व्यवसाय के रूप में। नंबर 10, एनिमल्स लाइक ऑक्सन, पिग्स एंड शीप, जानवर जैसे कि बैल, सुअर और भेड़ें, वर डोमेस्टिकेटेड, इनको पालना शुरू किया जाने लगा। डोमेस्टिकेट करना यानी पालना, इनको पालने लगे। नंबर 11, सेटल्ड कम्युनिटी, यानी कि एक जगह, सेटल्ड का मतलब
स्थायी रूप से बसे हुए, किसी एक जगह पे जब कोई रहने लगता है तो वो सेटल्ड बोलते हैं। सेटल्ड कम्युनिटी यानी कि स्थायी रूप से रहने वाला जो समाज है। लिविंग बिगेन इन नियोलिथिक एज, जो लास्ट का जो स्टोन एज था जिसको नियोलिथिक एज भी कहते हैं, उसमें सेटल्ड कम्युनिटी लिविंग यानी कि एक जगह पर स्थायी रूप से सामाजिक रूप से रहने लगे थे नियोलिथिक एज में। नंबर 12, ड्यूरिंग दिस इरा, इस युग के दौरान, पीपल मेड, लोगों ने बनाए, मोर रिफाइंड टूल, ज्यादा परिष्कृत औजार बनाए लोगों ने, एंड इन्वेंटेड, और खोज की, द वुडन प्लो, लकड़ी के हल की। लकड़ी के हल की खोज इसी नियोलिथिक एज में इंसान ने की। द व्हील दैट रोटेटेड, पहिया जो कि घूमता था, अराउंड एन एक्सल, एक एक्सल के चारों ओर, इज द मोस्ट वैल्यूबल इन्वेंशन, ये सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था, ऑफ द स्टोन एज, पाषाण युग का। स्टोन एज का अगर सबसे वैल्यूबल इन्वेंशन यानी सबसे मूल्यवान आविष्कार कहा जाए तो वो क्या था? पहिए का आविष्कार। और पहिया भी एक एक्सल यानी एक धुरी के चारों ओर घूमता है। ये जो इन्वेंशन था ये सबसे वैल्यूबल इन्वेंशन माना जा सकता है स्टोन एज का। यानी व्हील का इन्वेंशन यानी मूलतः पहिए का जो आविष्कार है वो सबसे वैल्यूबल था। द पॉटर्स व्हील, और उसके बाद में फिर कुम्हार का जो चाक होता है जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं आज भी, उसको पॉटर्स व्हील कहते हैं, उसका आविष्कार हुआ। द पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार के चाक का वॉज यूज्ड, ये यूज किया जाता था, टू मेक, बनाने के लिए, बैक्ड क्ले पॉट्स यानी पके हुए मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को बना करके फिर आग में उसको तपाया जाता है तो उसको बैक करना कहते हैं, सेकना, सेक करके तैयार करना। बैक्ड क्ले पॉट्स यानी मिट्टी के पके हुए बर्तन बनाने के लिए पॉटर्स व्हील को यूज किया जाता था, कुम्हार के चाक को यूज किया जाता था। गॉडेस वर्शिप यानी देवी की पूजा, वॉज प्रिविलेंट, ये प्रचलित थी। टेरिकोटा फिगरिन्स यानी टेरिकोटा की मूर्तियां यानी चीनी मिट्टी की मूर्तियां, वर मेड, बनाई जाती थी। नंबर 16, नियोलिथिक पीपल, जो नियोलिथिक एज के जो पीपल थे यानी सबसे लास्ट वाला जो नियोलिथिक कौन सा है? सबसे लास्ट वाला स्टोन एज, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं इसको। नियोलिथिक पीपल, नियोलिथिक जो लोग थे, वर वोर यानी पहनते थे, वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, पहनते थे। ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, मेड ऑफ कॉन्च सेल्स, शंख के बने हुए, एंड स्टोन बीड्स, और पत्थर के मनकों के बने हुए। ये थे कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ कुछ नए वर्ड्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन में आए थे, वो उनका मतलब क्या है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का संसार। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो ऑब्जेक्ट यानी चीजें होती है वो आर्टिफैक्ट्स कहलाती है। होमोनिड क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि शुरुआत में जब आज के जैसा मनुष्य नहीं था, जानवर था एक तरह का, जो मनुष्य जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता था, उसको होमोनिड कहते थे। और उसके बाद में फिर मनुष्य के रूप में वो कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे। तो शुरुआती जो इंसान क्रीचर यानी जानवर जैसा था वो, उसको होमोनिड कहा गया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज यानी जैविक जाति, इंक्लूडिंग एप्स, जिसमें कौन कौन शामिल है? एप्स यानी लंगूर, अर्लीस्ट ह्यूमंस यानी प्राचीन मनुष्य, एंड क्रीचर्स, और वो जानवर रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स, जिसमें जो मनुष्य की तरह दिखते हैं, रिजेंबलिंग यानी दिखना, जो मनुष्य की तरह दिखते थे, ऐसे जो कुछ जातियां हैं जिसमें लंगूर आ गए, प्राचीन मनुष्य आ गए, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य की तरह दिखते थे, वो सब होमोनिड कहलाते हैं। बुरिन यानी होती है खोदनी, छेनी जिसको अपन कहते हैं, आपको पता होगा मूर्ति बनाने के लिए काम में आती है, पत्थरों को तोड़ने के लिए काम में आती, खोदने के लिए काम आती बुरिन। चीजल लाइक इम्पेलिमेंट, चीजल यानी छलनी के आकार के, छेनी के आकार का, इम्पेलिमेंट यानी उपकरण। डेवलप्ड फ्रॉम ए फ्लैक और ए ब्लेड, जो कि विकसित हुआ, फ्लैक यानी छोटे पत्थर के टुकड़े वाले औजार से, या फिर ब्लेड यानी
पत्थर की जो धारदार औजार होता है उसको ब्लेड कहते हैं। ब्लेड और फ्लैक ये पत्थर से बने हुए औजार होते थे धारदार। इनसे बना हुआ, इनसे डेवलप किया हुआ एक ये छेनी के आकार का एक उपकरण था जिसको बुरिन कहते हैं, जो कि चीज़ों को मूर्ति बनाने के लिए या खोदने के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? छोटे औजार हैं ये। पहले ओल्ड स्टोन एज में बड़े बड़े और भारी औजार होते थे, फिर ये माइक्रोलिथ बन गए, छोटे औजार बन गए, जिनको फिर आगे बांध करके उसका यूज किया जाता था। वेरी स्मॉल स्टोन टूल, बहुत ही छोटे ये पत्थर के औजार थे माइक्रोलिथ। यूजुअली टू ए वुडन और बोन हैंडल, और सामान्यतया इनमें लकड़ी का या हड्डी का हैंडल लगा हुआ रहता था, और यूज्ड एज ए स्पेयर हेड या फिर भाले का जो आगे का हिस्सा होता है वो उसके रूप में इनका उपयोग करते थे, या एरो हेड या तीर का जो आगे का हिस्सा होता है इनके रूप में माइक्रोलिथ का यूज किया जाता था। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति या बहुत बड़ा बदलाव। तो रिवॉल्यूशन ए स्वीपिंग, यानी स्वीप यानी होता है झाड़ू मारना, यानी पूरी तरह झाड़ू मार देते हैं तो क्या बचता है? क्या कुछ नहीं बचता है। तो स्वीपिंग का मतलब होता है पूर्णतया बदलाव। ए स्वीपिंग यानी पूर्णतया बिल्कुल, और परसेविस का मतलब है व्यापक। परवेसिव चेंज यानी व्यापक बदलाव। इन थॉट यानी कि विचारों में। आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं में। वे ऑफ लाइफ यानी जीवन के जीने के तरीके में। और ए फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर या मनुष्य का जो प्रसार या प्रभाव, एंडेवर यानी कि प्रयास, मनुष्य के प्रयास के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव। हैविंग लास्टिंग इफेक्ट्स, जो कि स्थायी प्रभाव रखता है, यानी मनुष्य के द्वारा किए गए ऐसे बदलाव जो स्थायी प्रभाव, लास्टिंग इफेक्ट यानी स्थायी परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट प्रभाव रखने वाले जो एंडेवर यानी प्रयास हुए थे मनुष्य के द्वारा, ऐसे क्षेत्रों में पूर्णतया और व्यापक जो बदलाव होता है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम क्रांति भी कह सकते हैं, पूर्णतया बदलाव भी कह सकते हैं। ग्रेनरी, ये ग्रेन्स को यानी अनाज को इकट्ठा करके स्टोर करने के काम में आने वाली एक जगह होती थी। स्टोर हाउस, ये इकट्ठा करने का, चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक हाउस होता था, जगह होती थी। यूज्ड फॉर स्टोर ग्रेन्स, जिसका उपयोग किया जाता था अनाज को इकट्ठा रखने के लिए। एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए जब ग्रेन्स को स्टोर रखा जाता था तो वो जो जगह होती थी वो ग्रेनरी कहलाती थी। कैल्ट क्या होती है? एक कुल्हाड़ी के जैसा हथियार होता था ये कैल्ट। प्री हिस्टोरिक टूल, ये प्रागैतिहासिक एक औजार है, प्री हिस्टोरिक टूल है। मेड ऑफ स्टोन और मेटल, जो कि पत्थर से या धातु से बनाया जाता था। शेप्ड लाइक ए चीजल, एक छेनी की आकृति का ये होता था, और एक्स या फिर कुल्हाड़ी की आकृति का होता था। टेरिकोटा क्या है? जिसको अपन चीनी मिट्टी कहते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं ना, जैसे कप आता है अपने, कप प्लेट वगैरह। टेरिकोटा, हार्ड रेडिश बैक्ड क्ले, कठोर और लाल कलर की पकी हुई मिट्टी। तो लाल कलर की पकी हुई मिट्टी और हार्ड मिट्टी जो होती है वो टेरिकोटा कहलाती है। हार्पून क्या होता है? लॉन्ग यानी लंबा, हैवी स्पीयर यानी भारी भाला, स्पीयर यानी भाला, लंबा और भारी भाला। हुक्ड, जिसके पीछे हुक लगा हुआ हो, आगे हुक लगा हुआ हो। अटैच्ड टू ए रोप, और जो कि एक रस्से से जुड़ा हुआ होता था। यूज्ड टू कैच बिग फिश, जिसको बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता था, वो हार्पून एक टूल होता था। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स में, यानी शब्दों के संसार में। हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लेसन अपना कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस टाइम। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे टिक मार्क करना है। नंबर 1, दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री का सोर्स नहीं है, यानी प्राग ऐतिहासिक समय की जानकारी जिससे प्राप्त होती है वो सोर्स कहलाता है। तो ये इनमें से जो कौन सी चीज है जो कि प्री हिस्ट्री का सोर्स नहीं माना जाता है? बोन्स, हड्डियां, टूल्स यानी औजार, स्कल्पचर यानी मूर्तियां, और केव पेंटिंग्स यानी गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी हुई है।
तो देखिए टूल्स उस जमाने के मिले हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। बोन्स, हड्डियां भी मिली है उस जमाने की। और दीवार, ये गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग्स भी बनाते थे, लेकिन मूर्ति कला का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, इसलिए स्कल्पचर ये जो है ये सोर्स नहीं है प्री हिस्ट्री का, ये बाद में जाकर के ये डेवलपमेंट हुआ। तो ये स्कल्पचर जो है ये नहीं माना जाता है सोर्स प्री हिस्ट्री का। केव एंड रॉक आर्ट, गुफाओं में और चट्टानों पर जो आर्ट यानी कला वो दिखाते थे उस जमाने के लोग। एमर्ज्ड यानी उद्भव हुआ ये पैदा हुई ये कला। इन द, कौन से समय में ये एमर्ज्ड हुई, उद्भव हुआ इसका, केव एंड रॉक पेंटिंग का। तो ये है अपर पैलियोलिथिक एज। जो सबसे लास्ट की जो पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण कला, जो पूरा पाषाण युग है, सबसे जो लास्ट वाला था उसमें ये विकास हुआ। अपर पैलियोलिथिक एज में ये केव एंड रॉक आर्ट यानी गुफाओं और चट्टानों के ऊपर जो आर्ट बनाते थे, वो कलाकृति बनाते थे, उसका विकास अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ। नंबर 3, दिस वॉज नॉट ए प्लांट, ये वो प्लांट नहीं है कल्टिवेटेड इन द अर्लीस्ट नियोलिथिक पीरियड, जो कि प्राचीन नियोलिथिक समय में उगाया गया। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो नहीं उगाया गया, यानी वो इस श्रेणी में नहीं आता है? तो ओट्स यानी कि जई, बार्ले यानी जौ, कॉटन यानी कपास, और व्हीट यानी गेहूं। तो गेहूं, जौ और जई ये तीनों ही उस जमाने में उगाए जाते थे, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉटन का कहीं पर भी नाम नहीं आता है कि कपास उगाई जाती, क्यों? कपास उगाते तो फिर वो कपड़े भी बना लेते, तो कपास नहीं उगाई गई, तो इसको अपन टिक मार्क करेंगे। नंबर 4, दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमल्स, ये सबसे प्राचीन जानवर है टू बी डोमेस्टिकेटेड, जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, पाला गया इन द नियोलिथिक एज में। हॉर्स यानी घोड़ा, शीप यानी भेड़, बफेलो यानी भैंस, और एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी का नाम नहीं आता है, घोड़े का नाम नहीं आता है, भैंस का भी नहीं आता है, भेड़ का नाम आता है। ये सबसे प्राचीन वो जानवर है जो कि पाला गया। हालांकि कुत्ता भी है सबसे प्राचीन, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें शीप ही आएगा। एक और कर लेते हैं इसी का। नंबर 5, दिस वॉज नॉट ए मटेरियल, ये वो मटेरियल नहीं है यूज्ड टू मेक टूल्स, जिसका टूल्स बनाने में यूज किया गया इन द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक युग में। ऐसा कौन सा इनमें से है जिसका उपयोग नहीं किया गया टूल बनाने में? बोन का उपयोग किया गया, हड्डी का पता है अपने को। वुड है, स्टोन यानी पत्थर, और मेटल यानी धातु। तो वुड का प्रयोग नियोलिथिक एज में टूल्स के लिए नहीं किया गया, ऐसा अपन को मिलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आई हैव गिवन यू 5 MCQs ऑफ दिस लेसन टुडे। आज मैंने आपको इस लेसन के 5 MCQs दिए हैं। वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Dear students, do the work in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.